हेलो फ्रेंड्स, हाई टू क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और वो टॉपिक है अरस्तु। और अरस्तु एक ऐसा टॉपिक है, यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी है। अगर इसके पहले का पार्ट मैंने प्लेटो पढ़ाया है, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और क्योंकि प्लेटो एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो हम अरस्तु को आज पढ़ेंगे। तो अरस्तु का जो बेसिक है, जो प्रारंभिक जीवन है, हम उसे पढ़ने का पहले प्रयास करते हैं। तो अरस्तु का जो जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 384 ईसा पूर्व में। और इनका मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुआ था। तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे प्लेटो। कौन थे? इनके गुरु थे प्लेटो। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे और प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। और अरस्तु के पिता का नाम था निकोमैक्स। क्या था? अरस्तु के पिता का नाम था निकोमैक्स। और अरस्तु को देखिए जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, राजनीति विज्ञान का भी जनक कहा जाता है और संविधानवाद का भी जनक कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है, राजनीति विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है और संविधानवाद का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। और इनके पुस्तक, जो प्रमुख पुस्तक है उसे हम यहाँ देखते हैं। तो अरस्तु का प्रमुख पुस्तक है पॉलिटिक्स। कौन सी बुक है? पॉलिटिक्स अरस्तु की पुस्तक है। और एक और किताब है उनका, एथेंस का संविधान। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। और इनकी एक एकेडमी है, लिजियम, इनकी एक एकेडमी है, इसे भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। इन्होंने राज के सिद्धांत के रूप में सावयी सिद्धांत दिया है। और ये कहते हैं कि देखिए, अंग है और अंगी है। क्या कर रहे हैं? एक अंग है, एक अंगी है, एक साधन है, एक साध्य है, और व्यक्ति है और राज है। इन तीनों में एक कोरिलेट करने की कोशिश किए हैं। तो यही सावयी सिद्धांत है उनका। अगर क्या है, अंग के बिना अंगी, यानी अंगी के बिना अंग का विकास नहीं हो सकता। साधन रहेगा तभी साध्य भी रहेगा, और व्यक्ति है तो राज है, यानी राज के लिए व्यक्ति जरूरी है। कहते हैं अरस्तु कि राज जो है व्यक्ति से पूर्व है। क्या है? राज व्यक्ति से पूर्व है। बल्कि प्लेटो कहते हैं कि नहीं, राज व्यक्ति का विराट रूप है। दोनों में अंतर है, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्लेटो कहता है कि राज व्यक्ति का विराट रूप है, पहले व्यक्ति है। और अरस्तु कहते हैं नहीं, पहले राज है फिर व्यक्ति आया है। तो यही सावयी सिद्धांत के अनुसार समझाने का प्रयास किए हैं। तो हम इसे नेक्स्ट देखते हैं। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था। मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है, तो हम बेसिक जानकारी भी रखेंगे। यूनान से 200 मील दूर था और यह भाग यूनान का उपनिवेश कहलाता था। यहाँ पर मैसेडोनिया के शासक थे सिकंदर। सिकंदर के दादा अंतास द्वितीय शासक करते थे और इन्हीं के दरबार में रहते थे। अरस्तु के पिता का नाम था निकोमैक्स। अरस्तु के पिता का नाम था निकोमैक्स और वो राजवैद्य थे। क्या थे? राजवैद्य थे। नेक्स्ट चलते हैं। अरस्तु का झुकाव जीव शास्त्र की ओर होता गया और इसलिए वो आगे चल के जीव विज्ञान के जनक भी बन जाते हैं। और अरस्तु ने राज के लिए सावयी सिद्धांत में क्या किया है? सावयी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और वो इसी विचारधारा में विश्वास रखते थे। अरस्तु प्रतिभा के धनी थे। इन्हें पढ़ने के लिए इनके पिता ने प्लेटो की एकेडमी में भेजा। जो प्लेटो ने एकेडमी खोला था, मैं पहले बताया था पहले वीडियो में, उसी अकादमी में इनकी क्या हुई? शिक्षा दीक्षा हुई और इनमें इनको शिक्षा के लिए भेजा गया। और प्लेटो की अकादमी में दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। मुख्यतः दर्शन शास्त्र की शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी। और अरस्तु की रुचि जो था दर्शन शास्त्र में नहीं था, इसलिए प्लेटो की अकादमी उस समय की सर्वश्रेष्ठ विद्यालय माना था। लेकिन क्या करेंगे, उस समय जो विद्यालय था, प्लेटो की अकादमी ही उस समय के जितने भी विद्यालय थे, जो भी अकादमी थे, उस समय सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्यालय यही था। अरस्तु अपनी प्रतिभा के कारण प्लेटो के करीबी शिष्यों में से एक हो गए। जो इनकी प्रतिभा थी, तो प्लेटो के प्रमुख शिष्यों में क्या हो गए? सबसे चर्चित हो गए। कौन? अरस्तु। और प्लेटो अरस्तु से इतना प्रभावित हो गया कि अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क, तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि अकादमी का मस्तिष्क किसे कहा जाता था? तो अरस्तु का। और अरस्तु को ज्ञान के देवदूत के रूप में भी संज्ञा दी गई थी। तो इसे आप 2 पॉइंट है ध्यान में रख लीजिएगा कि प्लेटो ने
अरस्तु को क्या कहा है, अकादमी का मस्तिष्क भी कहा है और ज्ञान के देवदूत के रूप में भी इसे संज्ञा दिया गया है। कुछ समय बीतने के बाद अरस्तु को इतिहास के प्रोफेसर के रूप में चुना जाता है। लेकिन जब अरस्तु अपने विचारों का प्रतिपादन करता है तो प्लेटो के विचारों का स्वयं खंडन होने लगता है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, जैसा कि देख रहे हैं कि कभी प्लेटो ने अरस्तु को ज्ञान देवदूत की संज्ञा देती है, प्लेटो की अकादमी का मस्तिष्क भी कहता है। लेकिन जब अरस्तु अपने विचारों का प्रतिपादन करने लगता है तो प्लेटो के विचारों का स्वयं खंडन होने लगता है। उससे नाराज, यानी उसके विचारों से नाराज होकर प्लेटो क्या कहता है, एक कोटेशन है जो एग्जाम में पूछता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अरस्तु उस घोड़ी के समान है, अरस्तु उस घोड़ी के समान है या उस घोड़ी के बच्चे के समान है जो अपनी माँ का दूध पीने के बाद अपने माँ को ही लात मार देता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है कि अरस्तु उस घोड़ी के बच्चे के समान है जो अपनी माँ का दूध पीने के बाद अपनी ही माँ को लात मार देता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जब अरस्तु अपने विचारों का प्रतिपादन करता है तो प्लेटो के विचार जो होते हैं उनका खंडन होने लगता है। तो इसी बात पे क्षुब्ध होकर प्लेटो ने एक कोटेशन दिया था और आगे चल के अरस्तु ने लीसियम नामक अकादमी की स्थापना भी करता है। तो जैसे प्लेटो ने एक अकादमी की स्थापना करता है वैसे अरस्तु ने भी एक लीसियम नामक अकादमी की स्थापना करता है। किस उम्र में, 62 वर्ष की उम्र में करता है और 322 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। प्लेटो जहाँ आदर्शवादी था, दार्शनिक एवं कल्पनावादी था, वहीं अरस्तु क्या था, यथार्थवादी था। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जहाँ प्लेटो आदर्शवादी है, दार्शनिक है, कल्पनावादी है, वहीं अरस्तु क्या है, यथार्थवादी है, वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक पद्धति में विश्वास करता था। जहाँ पर प्लेटो निगमनात्मक पद्धति में विश्वास करता था वहीं अरस्तु आगमनात्मक पद्धति पे विश्वास करता था। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान देंगे। लेकिन उनकी पद्धति में आगमन होते हुए निगमन था। कहने का सेंस है कि भले ही अरस्तु आगमन पद्धति में विश्वास रखता था लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से निगमनात्मक पद्धति पर भी वो जोर देता था। प्लेटो अरस्तु दोनों का एक ही लक्ष्य था, यानी दोनों का लक्ष्य एक ही था। क्या था, आदर्श राज की स्थापना करना। क्या था, आदर्श राज की स्थापना करना। लेकिन दोनों के रास्ते अलग थे और दोनों क्या करते थे, व्यक्ति अपना सर्वोत्कृष्ट यानी सर्वोत्तम अपना जीवन को जो है यापन कर सकें। लेकिन दोनों के साधन में अंतर था। दोनों एक ही लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे लेकिन दोनों के साधन में क्या था, अंतर था। प्लेटो आदर्श राज स्थापित करने के लिए आदर्शवादी तरीके को अपनाता था, जबकि अरस्तु क्या करता था, यथार्थवादी जो व्यवहारिक रूप में होता था उस रास्ता को अपनाने पे जोर देता था। इसीलिए प्लेटो और अरस्तु को एक दूसरे से इतने दूर हो गए कि उन्हें दो ध्रुव कहा जाने लगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहने का सेंस यही है कि जो आदर्श राज था उसे स्थापित करने के लिए दोनों ने अपना अपना तरीका अपनाया और इसी कारण वो दोनों अपने आप से एक दूसरे से इतने दूर हो जाते हैं कि दोनों को दो ध्रुव कहा जाने लगा। इस प्रकार इन विचारों के बाद राजनीतिक विचार का जो जन्म हुआ, नहीं तो प्लेटोवादी कहलाए नहीं तो अरस्तुवादी कहलाए। कहने का मतलब है इसके बाद जो भी राजनीतिक चिंतक आएंगे नहीं तो प्लेटोवादी कहलाएंगे नहीं तो अरस्तुवादी कहलाएंगे। अब सोच सकते हैं इन दोनों ने राजनीतिक चिंतन में अपना कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। अरस्तु जिस समय प्लेटो के संपर्क में आया उस समय प्लेटो लाज नामक पुस्तक की रचना कर रहा था। यानी जब अरस्तु प्लेटो के संपर्क में आया तो प्लेटो ने लाज नामक बुक को लिख रहा था, उसकी रचना कर रहा था, जिसका अरस्तु के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। और अरस्तु कानून राज के समर्थक थे और प्लेटो क्या था, लोकतंत्र एवं कानून का विरोधी था। क्यों विरोधी था, क्योंकि जो सुकरात उसके एथेंस के संविधान में रहते, एथेंस देश में रह रहे थे तो वहाँ पे उन्हें मजबूरी में विष पीकर मृत्यु का सामना करना पड़ा था। इसीलिए प्लेटो जो था लोकतंत्र एवं कानून का विरोधी हो गया था और अरस्तु कानून राज के समर्थक थे, क्योंकि अरस्तु लगभग सभी विषयों पर 400 से अधिक पुस्तकों की रचना की थी, जिसमें राजनीति पर लिखी गई उनकी दो पुस्तकें सबसे महत्वपूर्ण है। कौन है, एक मैं पहले बताया हूँ आपको, पॉलिटिक्स अरस्तु की पुस्तक है और दूसरा क्या है, एथेंस का संविधान। और
पॉलिटिक्स जो बुक है ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है। पॉलिटिक्स जो है ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नगर राज। तो कभी कभी एग्जाम में भी क्वेश्चन बन जाता है कि पॉलिटिक्स किस भाषा का शब्द है, तो पॉलिटिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है नगर राज। नेक्स्ट चलते हैं हम। अरस्तु पश्चात जगत के पहले विचारक हैं जिन्होंने राज शब्द का प्रयोग किया है। प्लेटो को दर्शन राजनीति का जनक माना जाता है। तो दर्शन राजनीति का जनक किसे माना जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दर्शन राजनीति का जनक प्लेटो को माना जाता है। राजनीति शास्त्र एवं नृत्य शास्त्र को प्लेटो अलग नहीं कर पाते हैं। राजनीति शास्त्र एवं नृत्य शास्त्र में प्लेटो से अलग नहीं कर पाता है, जबकि अरस्तु ने इसे अलग कर दिया। इसीलिए राजनीति शास्त्र का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। इसीलिए आप लोग जानते हैं कि राजनीति शास्त्र का जनक कौन है, तो राजनीति शास्त्र का जनक कौन है, अरस्तु। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इसे आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और वेरी इंपॉर्टेंट है। राज एक पूर्ण समुदाय है। राज पूर्ण समुदाय, अरस्तु कहते हैं कि राज क्या है, राज एक पूर्ण समुदाय है। मनुष्य जन्म से सामाजिक प्राणी है। क्या कर रहे हैं, मनुष्य जन्म से सामाजिक प्राणी है। कोटेशन ऐसे एग्जाम में पूछ देगा कि मनुष्य जन्म से सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है, किसने कहा है, तो अरस्तु ने। मनुष्य जन्म से राजनीतिक प्राणी है, तो अरस्तु ने कहा है। जिस व्यक्ति का विकास राज से बाहर हुआ है वह या तो पशु है या तो देवता है। एक किसका कथन है, अरस्तु का कथन ये भी है। कहते हैं वो कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका विकास वो राज के बाहर होता है, समाज के बाहर होता है, तो वह नहीं तो पशु है नहीं तो देवता है। समझ सकते हैं, इतनी बड़ी बात कहे हैं। पॉलिटिक्स जो पुस्तक है 8 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है, 8 भागों में विभाजित है। पॉलिटिक्स के दूसरे भाग में प्लेटो के आदर्श राज पर विचार किया गया है। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि अरस्तु के जो पॉलिटिक्स किताब है, बुक है, किस भाग में प्लेटो के आदर्श राज पर विचार किया गया है, तो दूसरे भाग में प्लेटो के आदर्श राज पर विचार किया गया। एथेंस में शासन संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए इलेक्सिया नामक क्या होती थी, सभा होती थी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। एथेंस का जो शासन था वहाँ पे विचार करने के लिए, शासन संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए इलेक्सिया नामक सभा होती थी, तथा न्यायिक कार्यों के लिए हेलिया नामक सभा होती। तो कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन टफ बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। एक बार रिविजन कर दे रहा हूँ। एथेंस में शासन संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए इलेक्सिया नामक सभा होती थी, तथा न्यायिक संबंधी कार्यों के लिए हेलिया नामक सभा होती है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा। जिसमें 30 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग ही भाग लेते थे। अब देखिए, अरस्तु का सावयी सिद्धांत का विचार जो है राज्य से संबंधित है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि सावयी सिद्धांत किससे संबंधित है, तो राज्य से संबंधित है। प्लेटो ने राज्य और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं माना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि राज्य और व्यक्ति में प्लेटो कोई अंतर नहीं माना है, इसीलिए कहा है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है। तो इसे आप लोग एक बार ध्यान देंगे। अरस्तु का राज्य पर विचार। अरस्तु ने राज्य के क्षेत्र में परियोजना मूलक पद्धति का प्रयोग किया है। कौन सा योजना प्रयोग किया है, तो परियोजना मूलक पद्धति का प्रयोग किया है। और अरस्तु ने राज्य और व्यक्ति के बीच सावयी सिद्धांत को स्वीकार किया है। अरस्तु ने इसका अर्थ व्यक्ति को अंग और राज्य को अंगी बताने का प्रयास किया है। क्या करा है, व्यक्ति को अंग और राज्य को अंगी बताने का प्रयास किया। अर्थात जिस प्रकार अंगी के बिना अपना विकास नहीं कर सकता, ठीक है, उसी प्रकार व्यक्ति राज्य के बिना अपना विकास नहीं कर सकता। इस बात से आप समझ सकते हैं अरस्तु राज्य पर विशेष जोर दिए हैं। अरस्तु ने राज्य को संपूर्ण और व्यक्ति को अंश माना है। क्या माना है, अरस्तु ने राज्य को संपूर्ण और व्यक्ति को अंश माना है। इस आधार पर ही अरस्तु ने निम्नलिखित विचार दिए हैं, जिसे हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति अपनी आत्मनिर्भरता केवल राज्य में ही रहकर कर सकता है। वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि राज्य में नहीं रहता है तो अपना पूर्णतः विकास नहीं कर सकता। और ये भी कोटेशन है, राज्य जीवन के लिए यानी सद जीवन के लिए पृथ्वी पर आया और अच्छे जीवन के लिए पृथ्वी पर बना रहेगा। तो ऐसे कोटेशन आपकी लाइन में, आपके एग्जाम हॉल में हूबहू देखने के लिए मिलेंगे कि राज्य सद जीवन के लिए पृथ्वी पर आया है और अच्छे जीवन के लिए पृथ्वी पर बना रहेगा। एक कोटेशन किसका है, तो अरस्तु महोदय का है।
राज एक पूर्ण समुदाय है, राज एक पूर्ण समुदाय है, तो ये भी अरस्तु का है। राज व्यक्त से पूर्व है तो अरस्तु का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि पूछता है राज व्यक्त से पूर्व है तो अरस्तु का, और कहता है राज व्यक्ति का विराट रूप है तो वो प्लेटो का है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अरस्तु का कथन है कि समय की दृष्टि से परिवार पले है किंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पले है। तो यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, ये भी अरस्तु का कथन है कि समय की दृष्टि से परिवार पले है किंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पले है। अरस्तु राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं मानते हैं। अरस्तु राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं मानता है, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। अरस्तु का परिवार और संपत्ति पर क्या विचार दिए हैं, इसे हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। दोनों में मतलब क्या उन्होंने अपने विचार को रखा है और एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है, इसे हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। परिवार पिंजरा नहीं बल्कि घोषणा है, किसका कथन है, तो ये भी अरस्तु का कथन है। परिवार राज्य का लघु रूप है, इसे भी आप देख लीजिएगा। ऐसे ही लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। परिवार राज्य का लघु रूप है, इस विचारधारा से कौन संबंधित है, इस कोटेशन को कौन कहा है, किसने लिखा है, किसने कहा है, तो ये सब लाइन आपको थोड़ा बहुत समझ के रटना पड़ेगा। और एक बार दो बार देखिए, आपको वीडियो देखते देखते आपको याद भी हो जाएगा और कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा, जिससे आप एग्जाम हॉल में अपने क्या कर सकेंगे, अपने नंबर को अच्छे से ला सकेंगे और अपना सिलेक्शन ले सकेंगे। अरस्तु के अनुसार संपत्ति 3 प्रकार की होती है। तो क्या क्या होती है, इसे हम देखिए, आप समझने का प्रयास करते हैं। एक सार्वजनिक स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग, यानी जो संपत्ति होती है वो सार्वजनिक होगी और उस पर सार्वजनिक यानी सभी लोगों का उपभोग होगा। और दूसरा क्या है, सार्वजनिक संपत्ति लेकिन व्यक्तिगत उपभोग। जो संपत्ति होगी सार्वजनिक होगी लेकिन उसका उपभोग करेगा व्यक्तिगत कोई व्यक्ति करेगा। और तीसरा क्या है, व्यक्तिगत संपत्ति और सार्वजनिक उपभोग, यानी किसी की व्यक्तिगत संपत्ति होगी और उसका उपभोग सब कोई करेगा। ये 3 प्रकार की वो संपत्ति पे विचार दिए हैं। इसी को गांधी जी ने ट्रस्टीशिप यानी न्यायधारता का सिद्धांत कहा है। यही जो 3 बातें हैं, इसी को गांधी जी ने क्या कहा, ट्रस्टीशिप कहा है। और इसे कभी कभी हिंदी में न्यायधारता भी आता है, तो दोनों आप याद रखेंगे। पूछेगा एग्जाम में कि ट्रस्टीशिप सिद्धांत किसका है, तो महात्मा गांधी का है। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और उनका मृत्यु कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। कब हुआ था, 1948 में, इसे आप ध्यान रखेंगे। अरस्तु पितृसत्ता पर बल देता है, क्या देता है, अरस्तु पितृसत्ता पर बल देता है। और एक हेनरी मैन है, वो भी पितृसत्तात्मक पर बल देते हैं, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। राज परिवारों और ग्रामों का एक समूह है, क्या है, राज परिवारों एवं ग्रामों का एक समूह है। ये भी कोटेशन आप याद रखेंगे। सूद या ब्याज लेने वालों से अरस्तु घृणा करते हैं, यानी जो सूदखोरी है उस पर क्या करते हैं, अरस्तु उनसे घृणा करते हैं। जहां प्लेटो ने शासक वर्ग एवं सैनिक वर्ग को परिवार एवं संपत्ति से मुक्त रहने की बात कही है, वहीं पर अरस्तु ने अपना परिवार पर विचार दिया है। वो कहते हैं कि प्लेटो क्या कहता, प्लेटो कहता यदि सैनिक वर्ग के पास परिवार एवं संपत्ति रहेगा तो वो भ्रष्ट रहेगा, लेकिन अरस्तु कहते हैं परिवार पर अपना विचार व्यक्त करते हैं और कहते हैं परिवार जो है राज्य का लघु रूप है, परिवार पिंजरा नहीं वरन घोंसला है। ये कथन किसका है, अरस्तु का। यहाँ पर देखिए उन्होंने विचार दिया है कि परिवार राज्य का लघु रूप है। एक परिवार में पुरुष, स्त्री एवं बच्चे एवं दास को देखा जाता है। प्लेटो ने स्त्री पुरुष की समानता पर बल दिया है, वहीं अरस्तु ने उनमें अंतर कर दिया है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि प्लेटो ने स्त्री और पुरुष की समानता पर क्या दिया है, बल दिया है, लेकिन अरस्तु कहीं ना कहीं उन दोनों में बहुत अधिक अंतर करते हैं और वो पुरुष को अधिक महत्व देते हैं और स्त्री को कम देते हैं। और उनका कथन यहाँ तक की है कि पुरुष की शोभा आज्ञा देने में है, पुरुष की शोभा आज्ञा देने में है, स्त्री की शोभा आज्ञा ग्रहण करने में है। अरस्तु ने स्त्रियों की स्थान चहारदीवारी के अंदर माना है, जबकि अरस्तु क्या है, पितृसत्तात्मक समाज के समर्थक है। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि प्लेटो ने स्त्री और पुरुष दोनों में समानता व्यक्त करते हुए कहा है कि जो शासक वर्ग हों या सैनिक हों, स्त्री कुछ भी बन सकती हैं। वहीं अरस्तु ने क्या कहा है कि पुरुष की शोभा आज्ञा देने में है और स्त्री की शोभा जो है आज्ञा ग्रहण करने में, उन्हें चारदीवारी के अंदर माना है। और अरस्तु पितृसत्तात्मक समाज के समर्थक थे, इसे आप ध्यान रखिएगा और सन हेनरी मैन को भी ध्यान में रखिएगा। उनका मानना है कि जब कई परिवार आपस में मिलते हैं तो गाँव का निर्माण होता है, ठीक है।
कहने का मतलब है कई परिवार जब मिलेंगे तभी गांव का निर्माण होगा, उसके बाद धीरे धीरे राज्य का निर्माण हो जाएगा। अरस्तु का प्रसिद्ध कथन है राज्य परिवारों एवं गांवों का समूह है। तो भी कोटेशन कई बार आपके एग्जाम में बना हुआ है कि राज्य परिवारों एवं गांवों का समूह है। अरस्तु ने माना है कि परिवार में प्रेम, दया, सहानुभूति और संस्कार की संभावना मौजूद रहती हैं। अरस्तु का एक कथन है कि परिवार पिंजरा नहीं वरन घोंसला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप लोग जरूर देखिएगा। अरस्तु केवल प्राकृतिक संपत्ति का समर्थन करते हैं और निजी संपत्ति का नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अरस्तु प्राकृतिक संपत्ति का समर्थन करते हैं लेकिन निजी संपत्ति का समर्थन नहीं करते हैं। इसे आप लोग जरूर एक बार देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, उसे मैं दूर करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। जबकि निजी संपत्ति के द्वारा अर्जित की जाती है। अरस्तु के अनुसार निजी संपत्ति व्यक्ति का विकास नहीं कर सकती। ठीक है, अरस्तु का सबसे प्रसिद्ध कथन है कि वित्तार्जन का सबसे घृणित उपाय सूद एवं ब्याज लेना है। क्या है? सूद एवं ब्याज लेना है। यही बात मैं बता रहा हूँ कि अरस्तु जो सूद व्यवस्था था, वहाँ पे सूदखोरी चल रहा था, उससे बहुत ही घृणा करते हैं और यह वित्तार्जन का सबसे घृणित और उपाय सूद लेने को माना है। रूसो का एक कथन है, क्या कथन है? कोई भी व्यक्ति इतना धन अर्जित न कर ले, अरस्तु का कथन है कि कोई भी व्यक्ति इतना धन अर्जित न कर ले दूसरे व्यक्तियों को खरीद सके और किसी के पास इतना कम धन न हो कि वह अपने आप को बेच सके। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी लाइन है यहाँ पे अरस्तु का कि कोई भी व्यक्ति इतना धन अर्जित न कर ले कि दूसरे व्यक्तियों को खरीद सके और किसी के पास इतना कम धन न हो कि वह अपने आप को बेच सके। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्लेटो दास्ता पर मौन है। क्या है? प्लेटो दास्ता पर मौन है और जो अरस्तु हैं वो दास्ता पर कुछ न कुछ अपनी टिप्पणियाँ दी हैं। क्या टिप्पणी की हैं दास्ता पर, उन्होंने अपना क्या विचार दिया है, इसे हम यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन इस वीडियो को आप देखते हैं तो पूरा आपका अरस्तु पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अरस्तु के दास्ता के पहले प्लेटो ने दास्ता को मौन समर्थन प्रदान किया, लेकिन उन्होंने दास्ता के विषय में कुछ भी शब्द नहीं कहा, जबकि अरस्तु ने दास प्रथा पर खुलकर अपना विचार व्यक्त किया है। यूनान विचारक प्रत्येक व्यवस्था को प्राकृतिक मानते थे, उन्होंने दास व्यवस्था को भी प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है। अरस्तु ने दास्ता का उपयोग घरेलू काम काज के लिए किया है। अरस्तु ने दास प्रथा पर निम्नलिखित 3 विचार दिए हैं जो आप समझ लीजिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। दास्ता क्या है? तो दास्ता प्राकृतिक है। अरस्तु का ये मानना है कि दास्ता जो है प्राकृतिक है और दास्ता जो है स्वामी एवं दास दोनों के हित में है। क्यों हित में है, इसे यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्यों है। दास्ता सामाजिक हित में भी है। अब देखिए दास्ता प्राकृतिक क्यों है, यहाँ पे मैं बताने का प्रयास करता हूँ। इस पृथ्वी पर जन्म से ही कुछ लोग जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं, अर्थात वे स्वामी या शासक बनने के लिए जन्म लेते हैं, जबकि कुछ लोग जन्म से बुद्धि के शून्य होते हैं, अतः वे पृथ्वी पर दास बनने के लिए ही जन्म होते हैं। ये है आपका प्राकृतिक कारण। अब देखिए दास्ता स्वामी और दास दोनों के हित में है। क्यों ऐसा कहते हैं अरस्तु का मानना है कि स्वामी के हित में इसलिए है क्योंकि घरेलू काम काज से जो स्वामी है उनको छुटकारा मिल जाएगा और स्वामी अपने अवकाश वाले समय को इतिहास, विज्ञान एवं दर्शन जैसी पुस्तकों का अध्ययन करने में अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे। तो इसलिए ये सामाजिक हित में है। और अरस्तु का कथन है जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार दास के बिना स्वामी के उत्तम जीवन एवं वैदिक तथा नैतिक गुणों का विकास नहीं हो सकता। तो ये भी कथन अरस्तु का है। तो कोटेशन आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। जिस कोटेशन को आप लिख लेंगे बहुत ही अच्छा, जो याद है उसे मत लिखिए, लेकिन जो कोटेशन आपको नहीं मिल रहा है, नहीं याद है, उसे अपने नोटबुक पे जरूर लिख लीजिए और वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। दास्ता दास एवं स्वामी दोनों के हित में है, दास के हित में विशेष है। अरस्तु कहते हैं कि बुद्धिहीन दास स्वामी के निरंतर संपर्क में रहने से क्या होता है, उसके अंदर अच्छे गुणों का विकास हो जाएगा तथा उसके व्यक्तित्व में भी बदलाव आ सकता है।
अरस्तु का प्रसिद्ध कथन है, जिस प्रकार शिशुओं को माता पिता के संरक्षण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार दासों को स्वामी की आवश्यकता होती है, जिससे उनमें अच्छे व्यक्तित्व और गुणों का विकास हो सकता है। दासता सामाजिक हित में है। अरस्तु इसका अर्थ यह बताते हैं कि इसमें सभी लोगों को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने का अवसर मिलता है, और उनका मानना है कि दासों के प्रति उदार भाव रखा जाए। वे अमानवीय व्यवहार के कभी पक्षधर नहीं थे। दासों को खरीदा एवं बेचा जाता था उस समय, लेकिन अरस्तु दासों को घरेलू कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में नहीं लगाना चाहते थे। उन्होंने खेती बाड़ी में दासों का उपयोग करने पर प्रतिबंध भी लगाया। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अरस्तु का नागरिकता पर विचार। तो यूनान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का बोलबाला था, जहां पर राजनीतिक कार्यों में केवल नागरिकों की हिस्सेदारी थी, और वहीं ऐसा माना जाता है कि यूनान में 10% नागरिक थे और 10% यानी 90%, 10% नागरिक थे और 90% गैर नागरिक विद्यमान थे। अरस्तु के अनुसार केवल वहां जन्म लेने से, वहां निवास करने से कोई व्यक्ति नागरिक नहीं बन जाता है। अरस्तु तो नागरिक उसी को मानते थे जो न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों में सार्वजनिक पदों पर अपनी भागीदारी करते थे। अरस्तु, देखिए यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जो अरस्तु थे, नागरिक उसी को मानते थे जो न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों में और सार्वजनिक पदों पर अपनी भागीदारी करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने जो वहाँ की नागरिक है, जो जनता है, उसे गैर नागरिक के रूप में मानते हैं। अरस्तु ने गैर नागरिकों को बताते हुए कहा है कि स्त्रियाँ, बच्चे एवं दास तथा विदेशियों को गैर नागरिक की श्रेणी में रखा था। अरस्तु ने हाथ से काम करने वाले लोगों को भी नागरिकता की श्रेणी से बाहर रखा है। तो ये है उनका नागरिकता पर विचार। अब अरस्तु का न्याय पर विचार देख लेते हैं। न्याय पर उन्होंने क्या विचार दिया है। अरस्तु सदाचार एवं नैतिक गुणों से संपन्न व्यक्ति को न्याय शक्ति मानते थे। इन्हें पूर्ण न्याय की संज्ञा दिलाने की बात करते थे। अरस्तु ने न्याय को कानूनी अर्थ में स्वीकार किया है। तो अरस्तु ने न्याय को किस रूप में स्वीकार किया है, तो कानूनी अर्थ में स्वीकार किया है। अरस्तु ने इसका अर्थ बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका भाग मिलना चाहिए। विशेष न्याय की संज्ञा है। इसी को उन्होंने निम्नलिखित 2 भागों में बांटा है, वितरणात्मक न्याय एवं शोधनात्मक न्याय। तो क्या है ये न्याय, देखते हैं। इसका संबंध राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों से करते हैं। उनका मानना है कि अपनी योग्यता एवं गुणों के अनुसार राज्य की सेवा एवं योगदान देते हैं, और इसी अनुपात में राज्य उन्हें पद और सम्मान देता है। यही है वितरणात्मक न्याय। और वितरणात्मक न्याय अनुपातिक समानता का पक्षधर है, इसीलिए इसे अनुपातिक न्याय का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वो कहते हैं कि अपनी योग्यता एवं गुणों के अनुसार राज्य की जब सेवा करेंगे, योगदान जब देंगे, उसी अनुपात में राज्य उन्हें भी पद सम्मान और क्या देगा, पुरस्कार देगा। और यही वितरणात्मक न्याय है। और अनुपातिक समानता के भी पक्षधर भी थे।